बॉडी बिल्डिंग शोज में कंट्रोवर्सीज का होना, लड़ाई झगड़े, फिक्सिंग के इल्जामात लगना कोई नई बात नहीं। लेकिन इस साल शेरू क्लासिक के मेंस फिजिक रिजल्ट्स अनाउंस होते ही एक दंगल सा लग गया और लोग जजेस को ही सवाल करने लग गए कि आखिर ये इन्होंने क्या कर दिया। व्हाट वर द जजेस लुकिंग एट? ब्लाइंड जजेस जैसे अलकाबात भी जजेस के साथ एसोसिएट होने लगे और इतनी लान तान हुई कि खुद एक जज को आके सफाइयां पेश करनी पड़ गई। देखिए, ज्यादती तो हुई है। एक एथलीट एक बॉडी बिल्डर के साथ वाकईतन ज्यादती हुई है। अगर मैं कहूं कि ज्यादती नहीं हुई तो खुद ये ज्यादती के साथ ज्यादती कहलाएगी। इससे पहले कि मैं शेरू क्लासिक की जजिंग, उनके रिजल्ट्स पे बात करूं, सबसे पहले अपना केस बिल्डअप करने के लिए मैं आपके सामने इस वक्त का जो करंट मेंस फिजिक स्टैंडर्ड है दुनिया भर में, उसकी तरफ आपकी रोशनी डालना चाहूंगा कि एक जज आखिर एक मेंस फिजिक एथलीट में क्या देख रहा है, क्या फीचर्स देख रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहा है। तो सबसे पहले इस पे बात करते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं। मेंस फिजिक डिवीजन मिस्टर ओलंपिया में इंट्रोड्यूस होता है 2013 में और इसको इंट्रोड्यूस करने का मकसद था एक ऐसी फिजिक शोकेस करना जो ट्रेडिशनल बॉडी बिल्डिंग डिवीजन के मुकाबले एथलेटिक, एस्थेटिक, लीन और एक प्लीजिंग फिजिक का लुक दे, जहां बॉडी बिल्डर्स मास मॉन्स्टर्स ना लगें, जहां उन्हें एक्सट्रीम लेवल्स की मस्कुलैरिटी की जरूरत ना पड़े, बल्कि एक वेल प्रोपोर्शन, बैलेंस्ड, कंडीशनड और एक एस्थेटिक लुक जो के लोगों की आंखों को भाए। और यही वजह बनी इसकी पॉपुलैरिटी की। ये है पहले मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक विनर मार्क एंथनी और ये उस वक्त का दैट इज 2013 का मेंस फिजिक स्टैंडर्ड था। यानी ट्रेडिशनल बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले अगर आप इसको देखेंगे तो इस एथलीट का साइज कम, कंडीशनिंग ज्यादा और एस्थेटिक लुक, उस पे लेग्स पोजिंग की भी जरूरत नहीं। फिर 2014 से 2017 तक मेंस फिजिक का कैलिबर जेरेमी के नाम से वाबस्ता रहा। मैं इनका सरनेम नहीं ले पाता, मेरे मुंह से कुछ और निकल जाता है। यानी 2017 तक मेंस फिजिक नाम था एक श्रेडेड फिजिक, जहां बॉडी बिल्डर्स 2013 मेंस फिजिक के मुकाबले ज्यादा मस्कुलर होते। फिर सिमेट्री, बैलेंस, शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट हो गई मेंस फिजिक से और एक परफेक्ट वी टेपर मेंस फिजिक डिवीजन की कैरेक्टरिस्टिक थी। अगर आपने मेंस फिजिक एथलीट बनना है तो ये सारी खुसूसियात, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर होनी चाहिए। यही स्टैंडर्ड 2021 तक पहुंचते पहुंचते कुछ ऐसा हो जाता है। यानी अब एक ऐसी फिजिक जिसके आगे 2013 तो क्या, 2017 के फिजिक बॉडी बिल्डर्स भी ना टिक पाए। और ज्यादा साइज और ज्यादा लीननेस, लेकिन एस्थेटिक्स बरकरार रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं बबल गट लेकर आ जाएं कंपीट करने। यानी 2021 तक सिमेट्री, लार्जर शोल्डर्स, स्मॉलर वेस्ट, कंडीशनिंग, वी टेपर, बैलेंस के साथ साथ और ज्यादा मस्कुलैरिटी और एस्थेटिक्स मेंस फिजिक की पहचान बनी। लेकिन 2022 के ओलंपिया में कुछ ऐसा हुआ कि मेंस फिजिक का वो कल्चर, वो ट्रेंड जो कि मस्कुलैरिटी को बहुत ही ज्यादा प्रोमोट कर रहा था और उसका ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा था हर साल के साल मेंस फिजिक में, उसको अब एक रोक लग गई। फाइनल कॉल आउट में पहली और दूसरी पोजीशंस के लिए ब्रेंडन हेंड्रिक्सन और एरन बैंक्स को बुलाया जाता है। सीधी तरफ जो कि झूमते हुए आ रहे हैं, नाचते हुए आ रहे हैं, खुशी में आ रहे हैं, इनका नाम है ब्रेंडन हेंड्रिक्सन, जो 3 बार मेंस फिजिक चैंपियन हैं और अब चौथी बार बनने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि लेफ्ट पे हैं एरन बैंक्स, जो 2021 के रनर अप रहे और इनफैक्ट ब्रेंडन हेंड्रिक्सन से ही हारे। इस फुटेज में साइज और कंडीशनिंग के हिसाब से ब्रेंडन का पलड़ा भारी है, लेकिन बैक से एरन बैंक्स के टक्कर का कोई नहीं, उनके मुकाबले का कोई भी नहीं। एरन की क्लेविकल बोन जेनेटिकली इतनी वाइड है कि ब्रेंडन की बैक भी इनके आगे छोटी लग रही है। लेकिन लोग तो यही सोच रहे हैं कि क्योंकि ब्रेंडन ने इसी साइज और इतनी ही कंडीशनिंग के साथ एरन बैंक्स को क्योंकि लास्ट ईयर हराया था, तो जाहिर है ये हिस्ट्री दोबारा रिपीट होने वाली है। और जाहिर सी बात है, जब एक बॉडी बिल्डर दूसरे के मुकाबले साइज और कंडीशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है, सो टेक्निकली आपके और हमारे हिसाब से तो उसी को जीतना चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ? जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो विनर एरन बैंक्स को अनाउंस किया जाता है। यानी जजेस ने मस्कुलैरिटी और कंडीशनिंग के ऊपर जेनेटिक्स को चुना और मेंस फिजिक में बढ़ते मस्कुलैरिटी और साइज के ट्रेंड को अब रोक दिया गया। यानी अब मेंस फिजिक का स्टैंडर्ड सिर्फ साइज और कंडीशनिंग नहीं, बल्कि शोल्डर टू वेस्ट रेशियो अब देखा जाता है, उसको प्रायोरिटी पे रखा जाता है। दैट इज, जितने वाइड आपके शोल्डर्स होंगे उतनी ही आपको प्रायोरिटी मिलेगी, या इन अदर वर्ड्स इतने ही आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जितना अच्छा और ब्रॉड वी टेपर आपका होगा उतने ही आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप एरन बैंक्स के आर्म्स को देखें
तो दूसरे बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले वो हल्के दिख रहे हैं, वो काफी कम दिख रहे हैं। लेकिन जब आप उनके शोल्डर्स को उनके आर्म से कंपेयर करें, सो ऑफ कोर्स शोल्डर्स डोमिनेंट पार्ट हैं। इसके साथ साथ एक ब्रॉडर फ्रेम जो आपको दूसरे एथलीट्स के मुकाबले ज्यादा शोल्डर टू वेस्ट रेशियो दे, ज्यादा वाइडर लुक दे, ये अब मेंस फिजिक का क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं शेरू क्लासिक 2023 के मेंस फिजिक रिजल्ट्स की। जब आप रिजल्ट्स की बात करते हैं तो पहली पोजीशन भुवन चौहान को दी जाती है और दूसरी राहुल को, जबकि तीसरी प्लेसिंग पे आते हैं अली बिलाल। देखें, जो शुरू की 3 पोजीशंस होती हैं, ये पोजीशंस नहीं होती, ये झगड़े की झोपड़ी होती है। यानी जब आप एक जज को खड़ा करें, लेट्स से 5 जजेस हैं, किसी आप एक को कह दें कि भाई तुम्हारा फैसला फाइनल होगा, तो हो सकता है कि वो भुवन को कहे नहीं भाई तुम्हें थर्ड आना चाहिए था, राहुल को फर्स्ट आना चाहिए था। आप किसी तीसरे नंबर वाले जज को कहें कि भाई तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन विनर है, वो कहेगा नहीं भाई अली बिलाल को होना चाहिए था फर्स्ट पे, सेकंड पे होना चाहिए था भुवन को, थर्ड पे होना चाहिए था राहुल को। यानी ये जो डिसीजन मेकिंग होती है ये हमेशा ऊपर नीचे रहती है। आपको नहीं पता होता कि वहां पे उस पूरे स्लॉट में चल क्या रहा है आखिर। लेकिन हकीकत यह है कि एक एथलीट के साथ, एक बॉडी बिल्डर के साथ ज्यादती हुई। जब आप राहुल की बात करते हैं तो राहुल को सेकंड पोजीशन दी गई। ऐसे कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से जजेस ने उनको फर्स्ट पोजीशन नहीं दी? उनमें पहली चीज आती है पोजिंग की। मेंस फिजिक में आपकी प्रेजेंटेशन और फ्लो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, जो कि राहुल के केस में हमने देखा वो एक लैकिंग एलिमेंट था। जैसे कि जब वो भुवन के साथ साइड बाय साइड पोज कर रहे थे, वहां पे भी उनका ये लैकिंग एलिमेंट हमें नजर आया। दूसरी चीज है सिमेट्री। उनके आर्म्स ज्यादा डोमिनेंट हैं उनके शोल्डर्स के मुकाबले, जिसकी वजह से सिमेट्री का एलिमेंट अफेक्ट होता नजर आता है। मेंस फिजिक में सिमेट्री भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। फिर तीसरा एलिमेंट आता है बैक। अगर राहुल का बैक इन तीनों में से सबसे ज्यादा ब्रॉडर होता, सबसे ज्यादा वाइडर होता, तो उनके जीतने के चांसेस काफी बढ़ सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और क्योंकि एक बड़ा और ब्रॉडर वी टेपर जैसे कि एरन बैंक्स का है, ये एक मेंस फिजिक एथलीट में होना इस वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत है। राहुल के केस में उसका ना होना उनके हारने की वजह बनी। और अब बात करते हैं अली बिलाल की, जिनको तीसरी प्लेसिंग दी गई। अली के पास ये शो जीतने की वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो इस वक्त के करंट मेंस फिजिक स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करती हैं, जैसे वाइडर शोल्डर्स, स्मॉल वेस्ट, प्रोपोर्शन, वी टेपर, कंडीशनिंग। लेकिन उन्हें पहली तो क्या दूसरी पोजीशन भी नहीं दी गई, बल्कि उल्टा तीसरी प्लेसिंग पे डाल दिया गया। जब आप बैक से टॉप 3 को कंपेयर करते हैं, सो अली बिलाल का वी टेपर और ब्रॉडनेस टू बी ऑनेस्ट राहुल से ज्यादा है। सिमेट्री भी राहुल से बेहतर है, पर फिर भी उन्हें थर्ड पोजीशन दी जाती है। और यही वजह है कि मैंने शुरू में कहा था कि एक बॉडी बिल्डर ऐसा है जिसके साथ ज्यादती हुई है, और मेरे नजदीक वो अली है। और क्योंकि साइज, बैलेंस, कंडीशनिंग, वी टेपर, पोजिंग, शोल्डर टू वेस्ट रेशियो सब में अली बिलाल डोमिनेट कर रहे थे, यानी अली को या तो फर्स्ट पोजीशन दी जा सकती थी या फिर एटलीस्ट सेकंड। पर फिर भी अली बिलाल को तीसरी पोजीशन दी गई। और ये चीज इस शो की जजमेंट पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप में से शायद बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि मैं भुवन की बात क्यों नहीं कर रहा, क्यों मैं ये नहीं कह रहा कि भुवन को पहली पोजीशन बिल्कुल भी नहीं वो डिजर्व करता था, उसको नहीं देनी चाहिए थी, बल्कि तीसरी पोजीशन पे उसको रखना चाहिए था। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि भुवन चौहान इस वक्त के करंट स्टैंडर्ड एरन बैंक्स वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लेविकल बोन, भुवन का शोल्डर टू वेस्ट प्रोपोर्शन सबसे अच्छा था। एस्थेटिक्स वाइज, सिमेट्री वाइज वो बंदा डोमिनेट कर रहा था। फिर भले उनके आर्म्स राहुल के आगे या फिर अली बिलाल के आगे स्किनी ही क्यों ना लग रहे हों, जैसे कि एरन बैंक्स के बाकी कंपेटिटर्स के मुकाबले लग रहे थे, लेकिन आप लोग ये चीज समझें कि जजेस को चाहिए ब्रॉड शोल्डर्स, वाइड शोल्डर्स, सिमेट्री, एस्थेटिक्स। इवन उनके शोल्डर्स अनलाइक राहुल डोमिनेट कर रहे थे उनके आर्म्स के मुकाबले, और यही वजह बनी उनके जीतने की, दैट इज लार्ज क्लेविकल बोन लाइक एरन बैंक्स। इवन बैक पोज में भी ऐसा हरगिज नहीं है कि अली बिलाल वन साइडेडली डोमिनेट कर रहा हो। ब्रॉडर और वाइडर बैक की जब आप बात करें तो अली और भुवन दोनों राहुल से बेहतर हैं और आपस में कंपेटिटिव भी। तो ये कहना कि भुवन इस शो को जीतना डिजर्व नहीं करते थे और उनका जीतना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, ये मुनासिब नहीं। पहली और दूसरी प्लेसमेंट के लिए, पहली और दूसरी पोजीशन के लिए मुकाबला राहुल और भुवन में नहीं बल्कि भुवन और अली बिलाल में बनता था। लेकिन अली बिलाल को उसके बावजूद तीसरी पोजीशन देना इस शो को फिर अनफॉर्चुनेटली कंट्रोवर्शियल बना देता है। इनफैक्ट इस शो को नहीं कहूंगा, इस डिसीजन को कंट्रोवर्शियल बना देता है। देखें, अगर
मेंस फिजिक में सिर्फ बात साइज की और कंडीशनिंग की ही होती, अगर सिर्फ यही सारा का सारा बेस होता, स्टैंडर्ड होता, तो सर अरविंद स्पार्टिकस कभी भी इतना सफ़र नहीं करता। वो बहुत पहले ही चैंपियन बन चुका होता, बहुत पहले ही उसको प्रो कार्ड मिल चुका होता। देखें, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो क्राइटेरिया हैं, ये सब चेंज होते रहते हैं। हो सकता है अभी थोड़े दिन में आप सुने जी दोबारा हाइट और वेट कैप्स चेंज हो गए। जजिंग क्राइटेरिया, जजिंग स्टैंडर्ड, जजिंग डेटम, ये सब चेंज होता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी चेंज होता था, ये आगे भी चेंज होता रहेगा। अब हमारा काम क्या है? हमारा सर काम ये है कि ये जो सिस्टम है मेंस फिजिक का, इसको समझें, इसको सुनने की कोशिश करें कि आखिर जजेस एक मेंस फिजिक एथलीट से चाह क्या रहे हैं। तो सर उसको सुनने की कोशिश करें, अपने दिल की आवाज़ नहीं। क्योंकि सर ये बॉडी बिल्डिंग है, शाहरुख खान की मूवी नहीं। फिर मिलेंगे।